हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया के नए बुक से बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जा चुका है। आप लोगों का कुछ क्यूरी जा रहा था एडिटोरिया के नए करंट अफेयर के बुक से, तो एडिटोरिया का जो नया करंट अफेयर्स है उसका टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट दोनों आप लोगों को ऑलमोस्ट कल या फिर परसों मॉर्निंग से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि आरबीआई के द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बैंक रेट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक रेट। वहीं रेपो रेट की अगर बात करते हैं तो रेपो रेट एक ऐसा दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस दर पर रिजर्व बैंक जो है वो अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। और एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो इस दर पर रिजर्व बैंक जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक रात के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कह रहा इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ये बिल्कुल सही है। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ये गलत है, क्योंकि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने से वस्तुओं की मांग जो है वो घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, ये बिल्कुल सुमेलित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित था, ये भी बिल्कुल सही है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित था, बिल्कुल सही है। सत्यम समिति हथकरघा विकास, ये संबंधित नहीं है। सत्यम समिति जो है वो वस्त्र नीति से संबंधित था, बल्कि मीरा सेठ समिति जो है वो हथकरघा से के विकास से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो देखिए जो 2011 की जनसंख्या हुई है उसके रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य बताइए, अगर प्रतिशत लगा रहे तब आपका आंसर गोवा होगा, अगर प्रतिशत नहीं लगा रहेगा तब आपका आंसर जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। एक्चुअली यह बात है 1910 की, जब सोशलिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा कोपेनहेगन में महिला दिवस की स्थापना हुई थी और इसी के बाद 1911 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जो है वो किया जाने लगा है। वहीं 8 मार्च 2022 मतलब इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर थीम की बात करते हैं तो वो था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो योजना अवकाश हुआ था 1966 से लेकर 69 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा योजना अवकाश का मुख्य कारण जो था वो भारत पाक संघर्ष, सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल स्तर में वृद्धि था। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं के में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। और इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया है एक्चुअली। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में 1936 से राजकोषीय नीति की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ स्थित है?
तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। नासिक से याद रखिएगा, करेंसी नोट प्रेस जो है वो नासिक में स्थित है। देवास से याद रखिएगा, बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में स्थित है। और होशंगाबाद से याद रखिएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगर इसका उपाध्यक्ष पूछता है तो वो राज्यों के वित्त मंत्री में से निर्वाचित किया जाता है, लेकिन यहाँ आपसे अध्यक्ष पूछ रहा है तो वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री। याद रखिएगा भारत में 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसी के तहत भारत में जीएसटी लाया गया है और भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। वहीं जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो यह पुस्तक जो है वो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है और इस पुस्तक के माध्यम से हमें मौर्य काल के इतिहास का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन C14 विधि के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता जो है वो एक काश युगीन सभ्यता थी, साथ ही साथ यह एक नगरीय सभ्यता भी थी और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये बिल्कुल सही है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था, ये गलत है क्योंकि महावीर जो थे वो अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ना कि पाली भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा प्रथम जैन सभा जो है वो पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किस वंश के शासक ने करवाया था। तो यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम की अगर बात करते हैं तो वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था और इस वंश की राजधानी जो थी वो मान्यखेड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो है वो किस भाषा में किया था। तो बाबर जो है वो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था, जिसका अनुवाद फिर बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तुर्की भाषा में। बाबर का जो टेन्योर था वो था 1526 से लेकर 1530। बाबर जो है वो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया था और इसको उसकी उदारता हेतु कलंदर की उपाधि भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो दहसाला जो है वो अकबर के द्वारा दहसाला बंदोबस्त नामक एक नवीन कर प्रणाली जो आरंभ की गई थी, जिसको कि टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर का टेन्योर था 1556 से लेकर 1605 तक। याद रखिएगा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी अकबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के 21 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। तो देखिए 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था और फिर इसके बाद ही पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और यह जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसका अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कलकत्ता नगर की नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी। तो कलकत्ता नगर की नींव जो है वो जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज चार्नॉक। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं फ्रैंको कैरो की, तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो सूरत में लगाई गई थी वो फ्रैंको कैरो के द्वारा ही खोली गई थी। और अगर बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, तो आप लोगों को याद होगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का, जिसमें अंग्रेजों का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कि ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया है।
तो प्रगति एवं उत्थान के देवता को ऊषा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊषा कहा जाता था। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। मरुत को आंधी तूफान का देवता जो है वो कहा जाता था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिंथिंगो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड लिंथिंगो का जो टेन्योर था वो 1936 से लेकर 1943 तक था और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसको कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लिंथिंगो से याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था और इसी के समय 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड 1857 की क्रांतियों के स्थलों के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता जो है वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था और लखनऊ में जो अंग्रेज दमन करता था वो था हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया था, फिर बाद में आया था कैंपबेल। झांसी की अगर बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ का जो दमन करता था वो था ह्यूरोज। बरेली की अगर बात करते हैं तो खान बहादुर खान, दमन करता था हडसन। और फैजाबाद की अगर बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ के जो दमन करता थे वो था कर्नल नील। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। चुआरों का विद्रोह के नेतृत्व करता थे दुर्जन सिंह, सही है। भील विद्रोह सेवाराम, सही है। संथाल विद्रोह सिंधु कानू, सही है। कूका विद्रोह सीताराम राजू, ये गलत है क्योंकि सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। कूका विद्रोह की अगर बात करते हैं तो यह पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मदनलाल ढींगरा ने किसे गोली मारकर हत्या कर दी थी? आप लोगों को याद होगा, एक था विलियम कर्जन बाइली जो कि इंडिया ऑफिस में एक राजनीतिक सहायक था। उसी को 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा जो थे वो गोली मारकर हत्या कर दिए थे और इसी के कारण फिर उन्हें 16 अगस्त 1909 को उन्हें मृत्युदंड जो है वो दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम कर्जन बाइली। आगे है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण किन की मृत्यु हो गई थी? देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठी से घायल हो जाने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था और इसका भारत आगमन जो है वो 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? एक्चुअली यह बात है 1798 की, जब जमान शाह जो था वो पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उसकी तोप जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी और ये जो राजा रणजीत सिंह थे उसे निकलवाकर उसको वापस भिजवा दिए थे और इसी के बदले में जमान शाह जो था उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दिया था और राजा की उपाधि भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1954 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज जो होता है वो लगभग 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पीएच रेंज से याद रखिएगा, सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर सरल लोलक की प्रभावी लंबाई जो है वो घट जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र जो है वो ऊपर उठ जाएगा, जिसको कि लोलक का आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा और आवर्तकाल जो होता है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण यदि झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की अगर आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊपर उठ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ये सही है।
लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये भी सही है। इसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, ये गलत है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बनता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, और इस रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। ग्रहों की खोज किसने? कैपलर ने, सही है। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन, सही है। माइक्रो प्रोसेसर जेड जॉनसन, ये गलत है। देखिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है वो जेड जॉनसन के द्वारा किया गया है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर कह रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वो M.E. हॉफ के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो बायोडीजल जो है वो शीशम के बीज से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दांत का इनामेल रासायनिक रूप से क्या है? तो दांतों का जो इनामेल है वो रासायनिक रूप से कैल्शियम फास्फोट है, मतलब Ca3 और PO4 का होल 2, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, और यह जो है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह बिल्कुल जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का pH मान अगर 5.5 से कम होने पर यह जो है वो अपक्षयित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोहरा जो है वो एरोसोल का उदाहरण है। देखिए किसी गैस में, द्रव में या ठोस कणों का परिक्षेपण जो होता है वो क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। और जब परिक्षेपित पदार्थ जो है वो ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ जो है वो द्रव होगा तो एरोसोल को कोहरा कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन। और रेयॉन बनाने हेतु सेलुलोज जो को कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में बिस्मथ पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, कैडमियम नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। कैडमियम से याद रखिएगा, इसका उपयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संवाहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। कैडमियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, और भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग की। अच्छा अगर पूछ ले सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्म गलिसेप्टिकमा की होती है। और कोशिका सिद्धांत का अगर प्रतिपादन पूछ दे तो वो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो चूहा में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40। 46 से याद रखिएगा, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 26 से याद रखिएगा, मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। और 78 से याद रखिएगा, कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या जो है वो 78 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो इसे टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण होता है, जिसका उपयोग जो है वो न चिपकने वाले बर्तन के निर्माण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो वायरस जनित बीमारी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो चिकनगुनिया जो है वो एक वायरस जनित बीमारी है जो कि एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनगुनिया। याद रखिएगा दाद जो है वो एक कवक जनित बीमारी है। सिफिलिस की अगर बात करते हैं तो यह जीवाणु जनित बीमारी है। और कालाजार की अगर बात करते हैं तो यह प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए आपने पढ़ा होगा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यही कहता है कि स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि यदि किसी गैस के दाब और उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना उसके ताप में वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी, और इसके विपरीत यदि तापमान में कमी की जाए तो उसके आयतन में कमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नील हरित शैवाल नहीं है, यह पूछ रहा है। तो एस्परजिलस यही नहीं है, क्योंकि यह फंगस का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मील जो है वो कहाँ स्थापित की गई है। देखिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मील की स्थापना जो है वो 1818 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। भले ये बात अलग है कि यह असफल रही थी, और फिर सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना 1854 में बम्बई में खोला गया था, जिसमें 1856 से उत्पादन शुरू हो गया था। और बम्बई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ आपसे सफल और असफल नहीं पूछा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो अग्नेय चट्टान नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, अग्नेय चट्टान जो होता है वो मैग्मा या लावा के जमने से बनता है, जैसे कि ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसॉल्ट, बिटुमिनस कोयला, ये सब जो है वो लिग्नाइट कोयला का उदाहरण है। लेकिन यहाँ अगर अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, सॉरी, लिग्नाइट कोयला जो है वो अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी। अगर जनेवा की बात करते हैं तो याद रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। पेरिस की अगर बात करते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और लंदन की अगर बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। आगे है कि अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन जो है वो सहायक नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, अमोनिया नहीं होता है। अमोनिया जो है वो अम्ल वर्षा में सहायक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी SO2, SO3, NO2 ये तीनों जो है वो वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। और वर्षा जल के साथ ये अम्ल जो है वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इसे ही अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई थी। देखिए, सांप्रदायिकता को वैधता का सिंपल सा मतलब है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, आप लोगों को याद होगा, जबकि पहली बार मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। और इस प्रकार यह अधिनियम जो है वो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर देता है। और इसी के कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। वहीं याद रखिएगा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। साथ ही साथ प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादक देश जो है वो है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। लेकिन याद रखिएगा, अगर पूछ दे सर्वाधिक भंडारण किसके पास है तो वो अमेरिका के पास है। उत्पादन है चीन के पास, और अगर भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादक है कर्नाटक में। वहीं याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। छठी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के साथ मैच करेगा। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा के साथ मैच करेगा। 10वीं अनुसूची दल बदल के साथ मैच करेगा। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकाय के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के 22वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ। तो 26 अप्रैल 1975 को भारत को 22वें राज्य मिलता है सिक्किम के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। वहीं याद रखिएगा, 1987 में गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य बनता है। और 1987 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का भी दर्जा जो है वो दिया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई। तो पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत को किया गया था स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। और कब, 1982 में। याद रखिएगा, लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम जो है वो 1987 में पारित किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है।
अवशिष्ट शक्तियाँ एक्चुअली देखिए, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को प्रदान किया गया है और उसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। तो साइबर कानून जो है वो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर शराब की अगर बात करते हैं तो शराब जो है वो राज्य सूची का विषय है और विदेशी व्यापार और मुद्रा जो है वो संघ सूची का विषय है। आगे कह रहा कि सॉरी, राज्य का नीति निदेशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह बात कर रहा है केटी शाह की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह। याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करते हैं तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी भी है, राजस्थानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। देखिए, 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें अभी तक भारत के 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो यह एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है वो है 245। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 का क भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। इसी के तहत संविधान के में एक नया भाग 3 जो है, संविधान का भाग 3 जो है उसमें एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य जो है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे है कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा योग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। तो यह चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। महान्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी है। तो देखिए, महान्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है वो धारण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है और यह जो है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, ये गलत है। विधानसभा में धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है। राज्यपाल जो होता है वो धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा अगर इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह है तो वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। आगे लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन, और इसी के कारण यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है।
वहीं अगर रेनिन की बात करते हैं तो यह दूध को पचाने में सहायक होता है। एमाइलेज की अगर बात करते हैं तो यह मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज जो है वो वसा को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है। यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, बिल्कुल सही है। इसके अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये गलत है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। और इसी के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक जो है वो रोग होता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान जो होता है वो कम होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किस धमनी में रुकावट होने पर हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक आता है। तो ये होता है कोरोनरी धमनी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है उसको कोरोनरी धमनी कहते हैं। और इसी में अगर किसी प्रकार की रुकावट होती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। मनुष्य का हृदय जो है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त जो है वो पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है, यह पूछ रहा है। एसटीएच होता है, टीएसएच होता है, एडीएच होता है। एपिनेफ्रिन नहीं होता। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों जो है वो मेडुला के द्वारा स्रावित होता है। और यह दोनों क्या है, एक अमीनो अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। प्रत्येक दिन लगभग मनुष्य के आमाशय में 2.5 से लेकर 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। आगे कह रहा है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम जो है वो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटलीन नोवाक। और हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है। हंगरी के प्रधानमंत्री हैं ओरबान विक्टर और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यह आपको बताना है। एक साइड देश है और दूसरे साइड उसके गुप्तचर संस्था के नाम दिए गए। मोसाद इजराइल सही है, मिस्र मुखबरात सही है, ऑस्ट्रेलिया KGB गलत है। KGB और GRU जो है वो रूस की गुप्तचर संस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का कौन कौन है। इंडिया का है रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सब है। आगे है शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर के एक प्रमुख वादक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। वहीं अगर आप लोग की बात करते हैं सितार की, तो सितार से याद रख सकते हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ये सब सितार के वादक हैं। बीना से याद रखिएगा S बालचंद्रन जो हैं वो एक बीना वादक हैं। और वायलिन से याद रख सकते हैं N राजन, संगीता राजन, TM कृष्णन, ये सब जो हैं वो वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ओंगो हो गया, जारवा हो गया, सेंटलीज हो गया, अंडवानी हो गया, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। केरल से याद रख सकते हैं कादर और इरूला जनजाति केरल में निवास करती है। तमिलनाडु में याद रख सकते हैं टोडा और कोटा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है। उत्तराखंड में खस और थारू जनजाति जो है वो निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से जाना जाता है।
तो यह जो है वो शेर के संरक्षण हेतु जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह दोनों नदियां जो हैं नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसकी जल धारण क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सब राज्यों में पाई जाती है। इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और इससे परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। याद रखिएगा, कोल डैम परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है वो भी सतलज नदी पर है। सरहिंद नहर परियोजना जो कि हरियाणा में है वो भी सतलज नदी पर है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी जो है वो सतलज नदी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र जो है वो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाला अगर राज्य पूछेगा तो पहले नंबर पे हो जाएगा पंजाब और दूसरे नंबर पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। लेकिन अगर प्रतिशतता नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता है अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संख्या जो है वो किस राज्य में है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा यूपी, दूसरे पे वेस्ट बंगाल और तीसरे पे बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनमुदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? तो यह किससे? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी के पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2696 मीटर है। अनुमुदी जो है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूरब की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल स्रोत है? तो सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील के समीप स्थित राकास ताल से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राकास ताल से निकलती है और यह जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वो 1050 किलोमीटर है और यह आगे चलकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पीडीएफ, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों का पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ के लास्ट में अटैच करके दे दिया गया है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। करंट के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ, आज भर आप लोग और वेट कर लीजिए। कल से या फिर परसों से आप लोगों को करंट अफेयर्स जो एडिटोरिया का नया बुक आया है उससे वीडियो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इससे कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।